हेलो एंड वेलकम टू सीबीएल। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑन सोशल इश्यूज फ्रॉम 8th of April to 14th April. In this session, we are going to discuss topic like first, the maternity benefits to adoptive mothers. जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के द्वारा मैटरनिटी लीव दी जाती है, उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली फाइल की गई है कि जो अडॉप्शन के जरिए मां बनती हैं या बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, उनको जो बेनिफिट मिलते हैं उनको रिविजिट कीजिए, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कीजिए। साथ ही इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का एक स्पेशल प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज, मतलब के इंडिया के इमीडिएट नेबर्स या फिर एक्सटेंडेड नेबर्स से हम उनकी कुछ भाषाओं के संवर्धन का काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर, ताकि उन भाषाओं को प्रमोट किया जा सके। देन ह्यूमन कंपोस्टिंग, न्यूयॉर्क 6th स्टेट बन चुका है यूएसए का, जहां पर ह्यूमन कंपोस्टिंग को लीगलाइज कर दिया गया है, मतलब कि ह्यूमंस को उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी को कंपोस्टिंग के जरिए खाद में बदला जा सके। और साथ ही एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, मेरा गांव मेरी धरोहर स्कीम। नाउ वी कम टू the very first topic, that maternity benefit to adoptive mothers. सुप्रीम कोर्ट में जैसे हमने बात की है कि चैलेंज किया गया है सेक्शन 5 क्लॉज 4 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, और इसको चैलेंज किया गया है इस आधार पर कि ये पर्टिकुलर क्लॉज डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड अडॉप्टिव मदर जो 3 महीने से ऊपर की उम्र के बच्चों को अडॉप्ट करती हैं। नाउ प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन ये प्रोवाइड करती है कि जो भी लेडीज, और खासकर वर्किंग लेडीज की हम बात कर रहे हैं, जो वर्किंग लेडीज 3 महीने से कम के उम्र के बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, उनको 12 वीक की पेड लीव दी जाएगी। लेकिन इसी के साथ अगर 3 महीने से ऊपर की उम्र के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो ये बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। अब ये जो बेनिफिट दिया जाता है ये लार्जली एक तो जो अडॉप्शन के जरिए हम बात कर रहे हैं मदरहुड को अचीव करना है, या फिर कमीशन मदर, मतलब सैरोगेसी के थ्रू या रेंटेड वूम के थ्रू जो मदर बनती हैं उनको भी 12 वीक की छुट्टियों का प्रावधान है। तो अब इसको डिस्क्रिमिनेटरी या फिर आर्बिट्रेरी क्यों माना जा रहा है? दैट इज इन द केस के अगर 3 महीने से ऊपर के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो ये बेनिफिट मिल नहीं रहा है, तो ये डिस्क्रिमिनेटरी है टुवर्ड्स द मदर्स एज वेल और टुवर्ड्स ऑर्फन चिल्ड्रन एज वेल, कि 3 महीने से ऊपर के बच्चे को जो अडॉप्ट कर रहे हैं तो मदर को ये बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि एक तो डिस्करेज हो 3 महीने से ऊपर के बच्चे को अडॉप्ट करने की प्रथा, या फिर अगर बच्चे को अडॉप्ट किया जा रहा है 3 महीने से ऊपर के, तो उसकी प्रॉपर केयर मदर नहीं कर पाएगी क्योंकि उसको ये पेड लीव नहीं दी जा रही है। तो इसी सेक्शन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी केस फाइल किया गया है। जब जजमेंट आएगा तब हम इसको फिर से रिविजिट करेंगे। अभी न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इससे रिलेटेड अगर कुछ न्यूज आती है तो वो हमने अच्छे से तैयार कर लेनी है। नाउ वी कम, जो हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, इसमें शुरुआती दौर से 1961 से ऐसा पेड लीव का कांसेप्ट नहीं था। 2017 में इसको अमेंड किया गया है, और एक और डिस्क्रिमिनेटरी ग्राउंड जो है वो इस आधार पे है कि जो बायोलॉजिकल मदर्स हैं जो जन्म देती हैं बच्चे को, उनको 26 हफ्तों का पेड लीव का प्रोविजन है, लेकिन अगर अडॉप्शन के जरिए है तो सिर्फ 12 वीक का जो पेड लीव है उसका कांसेप्ट रखा गया है। तो ये भी डिस्क्रिमिनेटरी माना जाता है कि बायोलॉजिकल मदर को आप ज्यादा छुट्टियां दे रहे हैं, और अगर सरोगेसी के थ्रू या फिर अडॉप्शन के जरिए मां बन रही है तो उनकी छुट्टियां कम है, और वो भी सिर्फ अगर 3 महीने से कम के बच्चे को अडॉप्ट करती हैं। तो इस तरह की चीजों को लेके सुप्रीम कोर्ट एक केस फाइल कर दिया गया है। नाउ व्हाट आर द अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स? दैट एक तो ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के जरिए मिलता है, कि जो भी एम्प्लॉयर हैं, और ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कहाँ पर लागू होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, मतलब वो सरकारी संस्थाओं पर तो लागू है ही, और जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, एस्टेब्लिशमेंट हैं, जहां पर 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, वहां पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को लागू किया जाता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट हैं, इनको भी पेड लीव देना होगा 26 हफ्तों से 26 हफ्तों तक का जो बायोलॉजिकल मदर हैं, या 12 वीक्स का जो 3 महीने से कम के बच्चे को अडॉप्ट कर रही हैं या सैरोगेसी के जरिए मां बन रही हैं। अब इसी के साथ इनको जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम भी देना होगा इन कामकाजी महिलाओं को जो मदरहुड के स्टेटस में है। साथ ही क्रैचेस की फैसिलिटी, और इसके लिए शर्त यह है कि जिस भी एस्टेब्लिशमेंट में 50 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयड हैं वहां पर क्रैचेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करनी होगी, और विमेन को
अलाउ होगा कि वो एक दिन के अंदर 4 विजिट कर सकती हैं, अपने रेस्ट पीरियड के दौरान क्रचेस के अंदर अपने बच्चों से मिल सकती हैं। इसी के अलावा ये एम्प्लॉयर की जिम्मेवारी है कि एम्प्लॉयज को जो भी राइट टू बेनिफिट हैं थ्रू मैटरनिटी एक्ट वो भी उनसे अवगत कराए, उनको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देनी होगी। और एक और बड़ा चैलेंज इसका ये कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे ये एक्ट लागू नहीं होता है, और हम जानते हैं कि इंडिया का ज्यादातर वर्कफोर्स वो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहां ये प्रोटेक्शन नहीं पहुंच पाती है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज। तो लैंग्वेज के जरिए एक फ्रेंडशिप ब्रिज क्रिएट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस अ स्पेशल प्रोजेक्ट बाय इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, और ये किया जाएगा कि एक पूल ऑफ एक्सपर्ट्स क्रिएट किया जाएगा 10 लैंग्वेजेस के अंदर, जो लैंग्वेजेस चूज की गई हैं हमारी नेबरिंग कंट्रीज से, वो नेबरिंग कंट्रीज जिनके साथ हमारे हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज ज्यादा स्ट्रांग है। नाउ वी कम, ऑब्जेक्टिव इसका ये है स्कीम का कि एक तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट तो है ही, और साथ ही में कि इंडिया अपना कल्चरल फुटप्रिंट को एक्सपैंड करना चाहता है, खासकर उन मुल्कों के साथ जिनके हिस्टोरिकल टाइज हमसे ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स। देन कंट्रीज और लैंग्वेज के ऊपर फोकस करते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज चुनी गई हैं? दैट इज म्यांमार, श्रीलंका, उज्बेकिस्तान एंड इंडोनेशिया। और इसी के साथ इन कंट्रीज में बोली जाने वाली जो लैंग्वेजेस हैं उसमें से 10 लैंग्वेज को चुना गया है, दैट इज कजाक, उज्बेक, भूटानीज, घोटी जो कि तिब्बत के अंदर बोली जाती है, इसके अलावा बर्मीज लैंग्वेज, खमेर लैंग्वेज है जो कंबोडिया के अंदर बोली जाती है, देन थाई, सिन्हेलीज एंड बहासा जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया दोनों के अंदर बोली जाती है। नाउ वी मूव टू दैट इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा। तो जो हमारी ICCR है इसका प्लान ये है कि 5 से 10 लोगों को ट्रेन किया जाएगा इन लैंग्वेजेस के अंदर, और ICCR इसके लिए यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से अभी कोलैबोरेशन करने की तैयारी है। जो भी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशंस फॉरेन लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स चला रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट है वो अलग हैं, और उनके अंदर बहुत सारी फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, लोगों को ट्रेन किया जाता है। तो एक तो यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेशन करने की तैयारी है ताकि इनकी सहायता से यहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाए, सालाना 5 से 10 लोगों को ट्रेन किया जाए इन डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। नाउ द थिंग के 2 पॉसिबिलिटीज हैं इस प्रोजेक्ट को लागू करने की। तो एक तो ये कि अभी सिर्फ पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब इन सब चीजों के ऊपर विचार किया जा रहा है, और पहली पॉसिबिलिटी ये कि या तो इन कंट्रीज में जो इन लैंग्वेजेस के एक्सपर्ट हैं उनसे टाई अप किया जाए और उनको इनवाइट किया जाए कि आप इंडिया के अंदर आइए, सिलेक्ट कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर जो लैंग्वेज डिपार्टमेंट है वहां पर बच्चों को आप पढ़ाइए या फिर ट्रेन कीजिए। या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ICCR स्कॉलरशिप प्लान्स रोल आउट करे और इंडिया से जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिलेक्ट किया जाए, स्कॉलरशिप दी जाए, और फिर उन कंट्रीज के अंदर जहां डिफरेंट ये लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं वहां पर ये लोग ट्रेन होके आए पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। नाउ व्हाट इज द नीड और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम? सो एक तो नीड ये है कि अभी तक जो हमारा भाषा के क्षेत्र में और अलग अलग कंट्रीज से हम कांटेक्ट एस्टैब्लिश करते हैं, जिसके लिए हम किसी देश की भाषा का संवर्धन करते हैं अपने यहाँ पर, उसके एक्सपर्ट्स हम तैयार करते हैं, इसका लार्जली फोकस हमारा रहा है यूरोपियन लैंग्वेजेस के ऊपर। जैसे हम जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज के अंदर लैंग्वेजेस डिपार्टमेंट देखें, फॉरेन लैंग्वेज डिपार्टमेंट्स के अंदर ज्यादातर यूरोपियन लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस है। सो वी टीच लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, और इसके अलावा एशियन इकोनॉमीज की जो इंपॉर्टेंट पावर्स हैं लाइक जापान और चाइना, तो इन लैंग्वेजेस के ऊपर फोकस रहा है। लेकिन अब हमें ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेजेस को अपने यहाँ पे डेवलप करना होगा ताकि बाकी कंट्रीज से भी पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमारा ज्यादा बेहतर हो सके, और इसके लिए खासकर हमें ज्यादा ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर्स चाहिए, और खासकर वो कंट्री जिनसे हम एक कॉमन कल्चरल हिस्ट्री शेयर करते हैं ताकि कल्चर, इकोनॉमिक्स, इन सब में भारत ग्रो कर सके, रिलेशंस ज्यादा बेटर कर सके। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लोग चाहिए जो ट्रांसलेटर्स और इंटरप्रेटर की भूमिका में हो, और खासकर इंडिया के अंदर एक टूरिज्म पोटेंशियल और उसमें भी मेडिकल टूरिज्म। तो जो कंट्रीज ये हमने चुनी हैं इनसे बहुत सारे जो पेशेंट हैं वो इंडिया के अंदर आते हैं अपनी क्रिटिकल बीमारियों के इलाज के लिए। अब वहां पर बहुत सारा जो उनका मेडिकल रिकॉर्ड है वो उनकी जो भी लैंग्वेजेस हैं, सिलेक्ट लैंग्वेजेस, उनके अंदर होता है। अब जब वो सारा मेडिकल रिकॉर्ड इंडिया आएगा तो उनको ट्रांसलेट करना होगा
इंटरप्रेट करना होगा डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजंस को, तो उसके लिए इंडिया में इन हाउस मैकेनिज्म के तौर पर हमें उन लैंग्वेजेस के ट्रांसलेटर्स चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए, ताकि मेडिकल टूरिज्म को भी बूम मिल सके, उसको भी बूस्ट मिल सके। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं कि कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज को हमें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ लेके जाना है। नाउ we come to what is Indian Council for Cultural Relations. So याद रखेंगे 1950 में ये हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा स्थापित की गई थी। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर, तो याद रखेंगे ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर नहीं है, रादर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंदर एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे काम करती है। और इसका जो मेन वर्क है वो यही है कि दुनिया भर के देशों से कल्चरल टाइज को ज्यादा से ज्यादा हम स्ट्रॉन्ग होल्ड में स्टैब्लिश कर सकें। जैसे अगर स्टेटमेंट के तौर पे देखें तो इनका काम यह है कि फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स पर्टेनिंग टू इंडियाज एक्सटर्नल कल्चरल रिलेशंस टू फोस्टर स्ट्रेंथन cultural relations and mutual understanding between India and other countries, further to promote cultural exchanges with other countries and people and to develop relations with the nations. So people to people contact, country to country contact, उसकी बेहतर एस्टेब्लिशमेंट के लिए ये पर्टिकुलर एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर काम करती है। नाउ वी कम टू ह्यूमन कंपोस्टिंग। इंडियन सोसाइटी के हिसाब से ये चीज हमारे लिए थोड़ी सरप्राइजिंग हो सकती है, लेकिन न्यूयॉर्क यूएसए की 6th ऐसी स्टेट है, पहली नहीं है, पहले तो 6th ऐसी स्टेट है जिसने ह्यूमन कंपोस्टिंग को बरियल ऑप्शन के तौर पे लीगलाइज कर दिया है कि किसी व्यक्ति को उसकी मौत के बाद जलाना या दफनाना नहीं है, बल्कि कंपोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू ह्यूमन बॉडी को कंपोस्ट में बदल देने के लिए। अब आगे देखते हैं तो ह्यूमन कंपोस्टिंग का जो ये कंसेप्ट है किस तरह से वर्क करता है। तो एक तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन, और इसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच सॉइल के अंदर तब्दील कर दिया जाएगा किसी भी ह्यूमन बॉडी को उसकी मौत के बाद। अब होता यूं है कि इस काम के लिए जो ह्यूमन बॉडी है उसको एक रीयूजेबल वेसल के अंदर रखा जाता है विद सम बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, और ये जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स हैं ये एक कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो न्यूट्रिएंट रिच या न्यूट्रिएंट डेंस सॉइल के अंदर तब्दील हो जाता है। और फर्दर अगर आप इससे कंपोस्ट बना ही रहे हैं तो इसका यूज भी आगे होगा डिफरेंट प्लेसेस के अंदर। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट एंड द नीड? तो देखिए पिछले कुछ टाइम से खासकर यंगर जनरेशन के अंदर ऐसी ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजों को लेके या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चीजों को लेके जो सेंसिटिविटी है वो बहुत हायर ग्राउंड की तरफ जा रही है। अब उसी में से एक चीज ये कहते हैं कि भाई ये जो आपके मेथड्स हैं, जो ट्रेडिशनल मेथड हैं किसी भी व्यक्ति की मौत के बाद जो संस्कार हैं, इधर आप दफना रहे हैं या फिर आप उसको जला रहे हैं, जो भी प्रोसेस हैं ये इको फ्रेंडली मेजर्स नहीं है। तो हमें हमारे जो अंतिम संस्कार के रीति रिवाज हैं वो भी इको फ्रेंडली हो जाने चाहिए। अच्छा, हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये भी यूएस के अंदर है, तभी मैंने शुरुआत में कहा था कि इंडिया में ये चीज बहुत अटपटी सी लग सकती है। नाउ वी कम, ग्लोबल टेम्परेचर राइज कर रहा है और जो मेथड्स हैं आपके बरियल क्रिमेशंस के, ये इंक्रीजिंगली बीइंग सीन एज कंट्रीब्यूटर टू द कार्बन एमिशन। फर्दर जो ये पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं, ये कंपैरेटिव टर्म्स में ज्यादा महंगे भी हैं, आजकल हर एक के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता चला जा रहा है। नाउ वी कम दैट अब हमें अपने तरीके बदलने हैं अगर इस अप्रोच की बात करें तो, और ह्यूमन कंपोस्टिंग जो है ये काफी कम एनर्जी लेती है देन अदर ट्रेडिशनल क्रिमेशन वेज। और साथ ही जैसे हमने बात की कि जब रिच डेंस सॉइल के अंदर, न्यूट्रिएंट डेंस सॉइल के अंदर किसी बॉडी को तब्दील कर देंगे तो फिर इसका आगे यूज भी कर सकते हैं, आप गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर मेमोरियल ग्राउंड पे आप डेजिग्नेटेड जो मेमोरियल ग्राउंड है वहां पर इसकी यूज कर सकते हैं, या फिर जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एरिया है वहां पे यूज कर पाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं, जो ह्यूमन कंपोस्टिंग की अप्रोच है उसके अंदर ये चीजें प्रमोट की गई हैं। फर्दर, व्हेन ह्यूमन कंपोस्टिंग ट्रांसफॉर्म्स द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ आवर बॉडीज, द कार्बन इज आल्सो सिक्वेस्टर्ड इनटू द सॉइल क्रिएटेड। सो जो कार्बन री इन्फेस्टेशन है इन द सॉइल उसको प्रमोट करता है कंसेप्ट। नाउ व्हाट आर द कंसर्न? जैसे अगर हम यूएस सोसाइटी की ही बात कर लें तो वहां पे कैथोलिक चर्च की तरफ से इसका भारी विरोध देखने को मिला है, और उन्होंने टर्म किया है दैट दिस प्रोसेस इफ प्रमोटेड दैट इज अनफॉर्चुनेट
स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग फ्रॉम द डिसीज्ड। मतलब भाई हमारे यहाँ ज्यादातर जो सोसाइटीज हैं उसमें जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो ऐसा नहीं है कि मौत के बाद वो जो आपका साइकोलॉजिकल बॉन्ड है पर्सन के साथ वो कट हो जाता है। इवन मौत के बाद तो देखा गया है कि वो साइकोलॉजिकल बॉन्ड और ज्यादा गहरा हो जाता है कि मरने के बाद व्यक्ति की ज्यादा याद आती है। तो ये कहते हैं कि यार ये तो फिर आपका डिस्टेंसिंग होना शुरू हो जाएगा। और ये बिलीव किया जाता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इट रिमेन वुड क्रिएट एन इमोशनल डिस्टेंस रादर देन रेवरेंस फॉर द रिमेन्स। जो ह्यूमन रिमेन्स होते हैं उसको बहुत रेवरेंस के साथ देखा जाता है। जैसे इंडिया की अगर बात कर लें तो बहुत सारे ट्रेडिशंस के अंदर किसी पवित्र नदी में जाके वो जल प्रवाह करना होता है रिमेन्स का। जैसे हरिद्वार बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है इस चीज के लिए कि अस्थि विसर्जन के लिए वहां लोग जाते हैं। अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग रेवरेंस के तरीके से जो किसी भी ह्यूमन के मॉर्टल रिमेन्स हैं उसको उस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है रेवरेंस के तौर पर। जैसे इस्लाम में है तो सुपुर्द खाक करना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रथा है इस्लाम के अंदर, अलग अलग रिलीजन के अंदर इस तरह की प्रथा है। और ये जो प्रोसेस आपका आएगा तो ये इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट करता है और जो भी मॉर्टल रिमेन्स हैं उनके प्रति आपके श्रद्धा भाव को कम करता है, बल्कि आप उन सारे इमोशन से डिस्टेंस होना शुरू हो जाएंगे। नाउ वी कम that what can be the way ahead in this scenario। See, ये सब बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट हैं और अभी तो हम इंडिया के बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं और लेकिन वो इको फ्रेंडली एंड ऑल दैट थिंग तो उसके रिलेशन में कुछ पूछा जा सकता है। सो इट कम्स के ऐसी जो थॉट्स हैं, ऐसी अवधारणा है, इनको सेटल डाउन होने में टाइम लगेगा अभी। मतलब इजीली कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे इंडिया की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हैं अभी इनको भी बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रही है सोसाइटी। मतलब जो कि माना जाता है कि ज्यादा इको फ्रेंडली है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल जो जलाने वाले सिस्टम होते हैं। लेकिन आप देखेंगे आमतौर पे इनका भी यूजेस अभी उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है जो कि पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके हैं मॉर्टल रिमेन्स या फिर किसी व्यक्ति के दाह संस्कार के लिए। तो ऐसे कॉन्सेप्ट को सेटल डाउन होने में भी टाइम लगेगा। उसके लिए लोगों के हार्ट्स और माइंड को चेंज होने के लिए आपको एक इवोल्यूशन प्रोसेस से गुजरना होगा। तो हो सकता है 100 साल बाद, 150 साल बाद यही तरीके मेन कोर्स में आ जाएं और जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो हट जाएं। बट वी नीड टाइम और ओवर द ईयर्स लोगों को इसके बारे में ज्यादा अवेयर करना होगा। फर्दर ये जो आपका कार्बन एमिशन और लैंड यूज है ये तो एक बड़ा चैलेंज है ही है। जैसे अगर हम बात करें जो बरियल सोसाइटीज है, मतलब जो सोसाइटीज बरियल को रास्ता चुनते हैं अंतिम संस्कार के लिए, तो उसको एक क्रिटिसिज्म तो ये मिलता है कि देखिए लैंड पहले ही बहुत कम है, ह्यूमंस बहुत ज्यादा है। इंडिया की अगर हम बात कर लें तो फिर लैंड यूज का प्रॉब्लम आ जाता है कि आप कब्रिस्तानों के लिए आपको ज्यादा जमीन चाहिए और जो ह्यूमन सेटलमेंट है उसके लिए कम। मैं ऐसा इल्जाम नहीं दे रहा हूं, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क पैदा होता है। और साथ ही जब हम दाह संस्कार की बात करते हैं जिसमें जलाने की प्रथा है तो वहां पर इस तरह की कुछ चीजें आती हैं कि उसमें बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए वो सब चीजें हो रही हैं, उतने जंगल काटते हैं, उतनी लकड़ी। इस आधार पर क्रिटिसिज्म तो एक है ट्रेडिशनल मेथड का, उसको चेंज करने के लिए हो सकता है एक वे हेड के तौर पे एस्टेब्लिश किया जाए। और साथ ही जो प्रमोटर्स हैं इस प्रोसेस के वो ये कहते हैं दैट दिस इज फार बेटर जेंटलर वे ऑफ बिडिंग गुड बाय टू वंस लव्ड वंस। जैसे देखिए ये सारी वो चीजें हैं जैसे शुरुआती दौर में जब ऑर्गन डोनेशन की बात आई थी, जैसे आज बहुत सारे लोग इस चीज को प्रेफर करते हैं कि वो अपने जीते जी अपने ऑर्गन डोनेट कर देते हैं किसी भी संस्था के अंदर जाके। लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट भी सोसाइटी में आए थे तो इतना वेलकम नहीं किया गया था और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा कुछ डॉक्यूमेंट नहीं रखते हैं कि अपनी बॉडी के ऑर्गन जीते जी डोनेट कर दें। तो ऐसी चीजों को सेटल होने में सोसाइटी में काफी टाइम लगता है, उस टाइम की हमें वेट रहेगी। आगे चलते हैं और समझते हैं मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। इंडिया के गांव के यूनिक कल्चर के प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन के लिए 1 लाख से ज्यादा गांव की जो कल्चरल मैपिंग है वो इस स्कीम के तहत की जा रही है जिसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम। और ये मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग। अब नेशनल मिशन फॉर कल्चरल मैपिंग क्या है? तो इसके जरिए ये किया जा रहा है कि किसी भी जो रूरल एरियाज के अंदर डिफरेंट गांव हैं या फिर क्लस्टर ऑफ विलेजेस के अंदर जो भी गांव की कल्चरल यूनिकनेस है या आर्ट की यूनिकनेस है उसकी एक मैपिंग, डिजिटल मैपिंग तैयार की जा रही है। फर्दर जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं लाइक आर्टिस्ट हैं या अदर रिसोर्सेज हैं अक्रॉस द कंट्री इन रूरल एरिया, उनको डिजिटल या डिजिटलाइजेशन के जरिए संभाल कर रखा जाएगा और फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उनको प्रमोट किया जाएगा।
इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन 2017। अब ये प्रोग्राम 2017 में मिनिस्ट्री ने लॉन्च तो किया था, लेकिन ये टेक ऑफ नहीं कर पाया, बड़ा ल्यूकवार्म सा रिएक्शन था। फाइनली 2021 में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स, इस संस्था को ये प्रोग्राम हैंडओवर कर दिया गया। नाउ व्हाट इज इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स? फर्दर वी अंडरस्टैंड दैट 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी के तौर पर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? वो है कि एक तो रिसर्च का काम करना है, एकेडमिक परस्यूट और डिसएमिनेशन इन फील्ड ऑफ आर्ट्स। जितने भी आर्ट फील्ड हैं, डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, इनके बारे में रिसर्च को प्रमोट करता है और साथ ही उस नॉलेज को बाकी स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स के अंदर या सोसाइटी के अंदर डिसएमिनेट करने का काम करता है। अब IGNC क्या जो प्लान है टोटल, वो 6.5 लाख गांव को कवर करना है डिजिटल मैपिंग के लिए, और अभी तक 750 क्लस्टर विलेजेस के लिए ये शॉर्ट फिल्म बना चुके हैं, और ये थ्रू ड्रोन 360 डिग्री व्यू को कैच करते हुए इस तरह की फिल्मिंग की जा चुकी है। अब ये जो फिल्मिंग की जाती है तो उसके लिए जो भी गांव की यूनिक प्लेसेस हैं, वहां पर कोई आर्ट फॉर्म अगर परस्यू किया जाता है, कोई आर्टिस्ट रह रहे हैं, इन तरह की चीजों को कवर करते हुए रूरल एरिया में गांव की एक डिजिटल मैपिंग की जा रही है, जिसको हम कल्चरल मैपिंग कहेंगे। नाउ वी कम व्हाट इज द सिग्निफिकेंस एंड द नीड। तो इसके लिए लाजमी ये है कि एक तो जो विलेज आइडेंटिटी है उसको एस्टैब्लिश किया जाए, तो रूरल एरिया में सोसाइटल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेगा, और साथ ही जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, लोकल आर्ट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट और प्रमोट करने का काम करेगा। फर्दर वी कम टू दैट मैपिंग इज एम टू डेवलप अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस फॉर आर्ट फॉर्म्स, आर्टिस्ट एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। नाउ वी कम दैट द कल्चरल असेट mapping, the village have been broadly divided into 7 to 8 categories. Now these 7 to 8 categories are based के जैसे कोई भी गांव है तो उसकी यूनिकनेस क्या है, वो किस बात के लिए जाना जाता है या जाना जा सकता है। जैसे क्या कोई इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट विलेज है, या इसके अलावा कोई डेवलपमेंट के आधार पर बहुत अच्छा कोई मॉडल किसी गांव के अंदर हो रहा है, या कोई स्कॉलरली एक्टिविटी वहां पर चल रही है, या फिर कोई टेक्सटाइल या कोई अनोखा प्रोडक्ट अपने गांव के अंदर ये बना रहे हैं, या फिर इसके आगे चलें तो किसी हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल इवेंट से जुड़ी हुई कोई घटना या कोई प्लेस किसी गांव के अंदर है। जैसे हो सकता है कि कोई क्रांतिकारी हो, वो किसी खास गांव से बिलोंग करते हों, या किसी क्रांतिकारी ने जंग आजादी के दौरान किसी एरिया के अंदर कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी परफॉर्म की हो, या फिर माइथोलॉजिकल इवेंट हो सकते हैं जैसे महाभारत के। तो बहुत सारी कहानियां हम डिफरेंट प्लेसेस में हम ये सुनते हैं कि पांडव अपने वनवास के दौरान इन गांव से ट्रैवल करते हुए गए थे, या फिर महाभारत के और एग्जाम्पल या रामायण के आप एग्जाम्पल उठा सकते हैं कि राम जी अपने वनवास के दौरान इन गांव से गुजरते हुए गए थे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हुई थी, यहाँ पे शबरी के बेर चखे थे, या यहाँ पर केवट से उनकी मुलाकात हुई थी। तो इस तरह के जितने भी इवेंट हो सकते हैं उनको कंप्राइज करके एक कल्चरल मैपिंग की जाएगी, डिजिटाइज या फिर डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किए जाएंगे। नाउ वी कम दैट सर्वे का प्रोसेस क्या होता है, तो बहुत सिंपल सर्वे है। तो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स जो संस्था है, ये डिफरेंट गांव के अंदर जाती है और फिर वहां पर एक कांटेक्ट पर्सन एस्टैब्लिश करते हैं, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। तो अब ये विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स ये मीटिंग कंडक्ट कराते हैं इस संस्था की, और साथ में जो गांव के लोकल पीपल हैं। अब लोकल लोगों से ही ये इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, एक तरह का क्राउड सोर्सिंग किया जा रहा है कि भाई आप अपने गांव के बारे में बताइए, तो आपके गांव का कोई भी प्लेस ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट आप बता दीजिए, या फिर कोई कस्टम्स ट्रेडिशंस हैं, कोई फेमस पर्सनालिटी आपके यहाँ से हुए हो, या इसके अलावा कोई फेस्टिवल, कोई बिलीफ है, कोई कल्चरल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है जो आपके गांव के अंदर, आप उसको अपडेट करना शुरू कीजिए प्लेटफॉर्म के ऊपर। जब वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है तो फिर उनका फैक्ट चेक करते हैं या फिर उन प्लेसेस का विजिट करते हैं, और फिर एक कल्चरल मैपिंग तैयार की जा रही है। सो अल्टीमेटली एक बहुत बेहतर स्कीम है रूरल इंडिया, और जो वहां पर बहुत सारा कल्चर वो डिसेमिनेट है जगहों जगहों पर, जिसको बहुत ज्यादा कोई हम मेन स्ट्रीम के अंदर केटर नहीं कर रहे हैं, और जो टूरिज्म पोटेंशियल हो सकता है रूरल इंडिया के अंदर उसको बूस्ट करने के लिए एक बहुत बेहतर स्कीम। नाउ वी कम टू द practice questions. We come, consider the following statement regarding language friendship bridge. Now, the special project is envisaged by Indian Council for Cultural Relations, ICCR. Yes, it is true. Then ICCR will create a pool of experts in 10 languages from some neighboring countries, and the neighboring countries are Myanmar, Sri Lanka, Uzbekistan and Indonesia. और इस प्रोजेक्ट के तहत further it says that ICCR plans to train
5 to 10 people in official languages of these countries. तो अभी ये टॉपिक पढ़ा था and all the above fact are true. मतलब अगर आप ये मोटे मोटे फैक्ट याद कर लें और इसके साथ 2 मोडस ऑपरेंडी कि या तो इन कंट्रीज के एक्सपर्ट्स को बुलाएंगे, यहाँ पे टीचर्स को बुलाएंगे, वो पढ़ाएंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशंस के अंदर, या फिर ICCR ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम को अनलीश कर सकता है कि यहाँ से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाए और इन कंट्रीज के अंदर जाके इस लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट हुए, और खासकर मेडिकल टूरिज्म से इसको रिलेट कर लेंगे तो सारा का सारा जो हमारा प्रोजेक्ट है ये हमें अच्छे से तैयार हो जाएगा. देन वी कम कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट. It allows 26 weeks of paid leave after childbirth to the biological mothers. Yes, it is true. Then, however, for adopting mothers or the commissioning mother, it allows a period of 12 weeks from the date of child is handed over to the adopting mother or the commissioning mother. So, both facts are true. क्योंकि सिर्फ 12 हफ्तों का मिल रहा है, और वो भी जो पेड लीव है अडॉप्शन के केस में या कमीशन मदर के केस में, ये भी तब जब खासकर हम अडॉप्टिंग मदर की बात करें तो 3 महीने से कम की उम्र का बच्चा अगर अडॉप्ट किया गया है, इसी डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया गया है. सो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट ऑप्शंस. नाउ वी कम the final mains question that explain the important features and significance of मेरा गांव मेरी धरोहर, that is my village my heritage program. तो सिंपल क्वेश्चन है, इसकी बस आप मेन फीचर को एक्सप्लेन करें और साथ ही में इसका सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है, रूरल सेक्टर के अंदर ये सोशियोलॉजिकली क्या इंपॉर्टेंस रखता है और खासकर इकोनॉमी को कैसे रीस्ट्रक्चर कर सकता है गांव की, इसको आप आंसर के अंदर लिख सकते हैं. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.